आज से करीब 10,000 साल पहले इस जमीन पर न कोई भारत नाम का देश था, न कोई सीमाएं, न कोई राजधानी, न कोई लिखित इतिहास, न रामायण महाभारत जैसी कहानियां लिखी गई थीं, न मंदिरों की कतारें थीं, न राजाओं के महल। लेकिन एक बात पक्की थी, यह धरती खाली नहीं थी, यहां इंसान थे। और उन्हीं इंसानों की दुनिया इतनी अलग थी कि अगर हम उसे आज की नजर से देखेंगे तो शायद पहली बार एहसास होगा कि हमारी असली कहानी कहां से शुरू होती है। इस वीडियो में हम ठीक उसी दौर में लौटेंगे जहां सभ्यता की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन सभ्यता की नींव रखी जा रही थी। हम जानेंगे 10,000 साल पहले यह इलाका कैसा दिखता था, मौसम और जंगल कैसे थे, समुद्र की सीमा आज जैसी थी या अलग, क्या कुछ जमीन बाद में पानी के नीचे चली गई, यहां रहने वाले लोग कौन थे और वे कैसे जीते थे, क्या हम उन्हीं से जुड़े हैं या नहीं, क्या उस समय भाषा जैसी कोई चीज थी, क्या लोग किसी शक्ति में विश्वास करते थे, और आखिरकार यह सब कैसे धीरे धीरे उस दिशा में गया जहां आगे चलकर खेती, गांव, शहर और बड़ी सभ्यताएं बनी। अगर आप ऐसी कहानियां देखना पसंद करते हैं जो आपको समय में पीछे ले जाएं और हमारी जड़ों तक पहुंचाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम एक ऐसा सवाल उठाएंगे जो सीधे हमारी पहचान से जुड़ता है। क्या हम उन लोगों की संतान हैं जो 10,000 साल पहले इसी मिट्टी पर सांस लेते थे? सबसे पहले एक जरूरी बात समझना जरूरी है। 10,000 साल पहले भारत कोई राजनीतिक या देश वाला नाम नहीं था। यह शब्द, यह पहचान, यह सीमाएं, ये सब बहुत बाद की चीजें हैं। उस समय यह पूरा इलाका बस एक विशाल भूभाग था, पहाड़ों, मैदानों, नदियों, जंगलों और तटों से भरा हुआ। और उस समय दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही थी। आखिरी हिमयुग खत्म होने के बाद धरती धीरे धीरे गर्म हो रही थी, ग्लेशियर पिघल रहे थे, समुद्र का स्तर ऊपर जा रहा था, बारिश और मानसून के पैटर्न बदल रहे थे। यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन इतने गहरे थे कि इंसान के जीने का तरीका भी प्रभावित हुआ। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, आज जिन शहरों के किनारे समुद्र है, जिन तटों पर हम घूमने जाते हैं, वहां 10,000 साल पहले तटरेखा कुछ और हो सकती थी। विज्ञान में यह बात लंबे समय से समझी जाती है कि हिमयुग के बाद समुद्र का स्तर बढ़ा, जिससे कई तटीय इलाके पानी के नीचे चले गए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर जगह डूबी हुई सभ्यता ढूंढनी है, लेकिन इतना तो साफ है कि बहुत सी जगहों की भौगोलिक तस्वीर बदली होगी। और जहां तस्वीर बदलती है, वहां इंसानों की कहानी भी बदलती है, क्योंकि इंसान हमेशा पानी, भोजन और सुरक्षित जगह के आसपास ही बसता है। अब सवाल उठता है, उस समय यहां कौन लोग रहते थे? वे लोग हमारे जैसे ही इंसान थे, बस उनका जीवन हमारी तरह शहरों और इमारतों में नहीं था। वे ज्यादातर शिकारी और संग्रह करने वाले समुदाय थे, यानी वे शिकार करके, मछली पकड़कर, फल फूल, कंदमूल और बीज इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे। वे छोटे समूहों में रहते थे, क्योंकि बड़े शहर जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे कम समझदार थे। सच यह है कि प्रकृति के बीच जीने के लिए जितनी समझ चाहिए, वह किताबों में नहीं मिलती, वह अनुभव से आती है। उन्हें मौसम का अंदाजा होता था, जानवरों के रास्ते और आदतें समझ आती थीं, जंगल की आवाजों से खतरे का संकेत मिल जाता था, और सबसे बड़ी बात, वे मिलकर जीते थे। समूह ही उनकी ताकत था। इस दौर के प्रमाण हमें कई जगह मिलते हैं। मध्य भारत में भीमबेटका जैसी जगहों पर जो शैलाश्रय और गुफाओं की चित्रकारी मिली है, वह बताती है कि उस समय इंसान सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं था। वह चित्र बनाता था, वह अपने अनुभवों को दीवारों पर उतारता था। शिकार के दृश्य, जानवर, समूह में चलना, कभी कभी नाचते हुए लोग। यह सब हमें सीधे सीधे यह नहीं बताता कि उनकी भाषा क्या थी या वे क्या सोचते थे, लेकिन यह जरूर बताता है कि उनके भीतर अभिव्यक्ति थी, कल्पना थी, और शायद कोई कहानी सुनाने की परंपरा भी रही होगी, क्योंकि चित्र अक्सर वहीं बनते हैं जहां कोई याद बचानी हो। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में बहुत जल्दी आता है, क्या हम यहीं के हैं या हम कहीं और से आए? यह सवाल सिर्फ उत्सुकता नहीं है, यह पहचान का सवाल है।
लेकिन इसका जवाब न तो एक लाइन में मिलेगा, न किसी एक धर्म या किताब में। इसका जवाब धीरे धीरे वैज्ञानिक सबूतों और मानव इतिहास की लंबी यात्रा से निकलता है। आज डीएनए और पुरातत्व के अध्ययन हमें यह समझाने लगे हैं कि इंसान बहुत पहले अफ्रीका से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैला। हमारे इलाके में भी हजारों साल पहले इंसानी समूह आकर बसे, फिर बहुत लंबी अवधि तक वे यहीं रहे, यहीं बढ़े, यहीं बदले। इसके बाद अलग अलग समय पर नए समूह भी आए, अलग अलग तरह के मेल जोल हुए, लेकिन गहरी जड़ें बहुत पुरानी हैं। सरल शब्दों में कहें तो हमारी कहानी एक ही दिशा में नहीं चली, वह कई परतों में बनी। पर यह बात काफी मजबूत है कि इस धरती पर इंसानी मौजूदगी बहुत बहुत पुरानी है और आज के लोगों में उस प्राचीन मौजूदगी की छाप भी है। अब 10,000 साल पहले के भारत या कहें इस इलाके की एक तस्वीर बनाते हैं। उस समय आज जैसा कंक्रीट नहीं था, शहरों की रोशनी नहीं थी, ट्रैफिक का शोर नहीं था। जंगल ज्यादा फैले हुए हो सकते थे, कई जगह घास के मैदान रहे होंगे, नदियां जीवन की लाइन थीं, पानी के आसपास ही कैंप और बसावट बनती होगी। जानवरों की दुनिया भी ज्यादा घनी और अलग रही होगी। जंगली बैल, हिरण, सुअर, हाथी जैसे बड़े जानवर। इंसान और जानवर का रिश्ता उस समय किताबों वाला नहीं था, वह रोज का सामना था। भोजन के लिए शिकार भी था, खतरे के लिए सावधानी भी, और जंगल के नियमों के साथ जीना भी। और अब रात का दृश्य सोचिए। आज हमें आसमान में तारे कम दिखाई देते हैं क्योंकि शहरों की रोशनी सब ढक देती है, लेकिन उस समय आकाश बिल्कुल साफ रहा होगा। तारे, चांद और दूधिया रास्ता सब बहुत स्पष्ट। यह सिर्फ सुंदर दृश्य नहीं है, यह मानव सोच को बदलने वाली चीज है। जब इंसान हजारों तारे देखकर बैठेगा तो सवाल उठेंगे, कौन सी चीज ऊपर है, क्यों है, कल चांद थोड़ा अलग क्यों दिख रहा है, मौसम क्यों बदल रहा है। जब सवाल उठते हैं वहीं से सोच गहरी होती है, और यही सोच आगे चलकर समय, पंचांग, तारे, ग्रह, आस्था सबका आधार बनती है। अब बात करते हैं एक संवेदनशील लेकिन जरूरी हिस्से की। क्या 10,000 साल पहले भगवान थे? इसका जवाब समझदारी से देना जरूरी है। उस समय आज जैसा संगठित धर्म नहीं था। मंदिर, ग्रंथ, पूजा की औपचारिक व्यवस्था, ये सब बहुत बाद की चीजें हैं। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि इंसान के भीतर कोई आस्था नहीं थी। आस्था हमेशा ग्रंथ से नहीं आती, कई बार वह डर से आती है, कभी आश्चर्य से आती है, कभी प्रकृति के सामने छोटे होने के एहसास से आती है। सोचिए, बिजली गिरती होगी, तूफान आता होगा, जंगल में अजीब आवाजें होती होंगी, सूर्य ग्रहण जैसा दृश्य होता होगा। उस समय यह सब कितना रहस्यमय लगता होगा। ऐसे में यह संभावना स्वाभाविक है कि लोग किसी अदृश्य शक्ति जैसा कुछ महसूस करते हों, किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हों जो उनकी समझ से बाहर है। यह वही जगह है जहां आस्था का सबसे शुरुआती रूप पैदा हो सकता है, किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति के रूप में, आकाश के रूप में, आग और पानी के रूप में। हमारे पास 10,000 साल पुराने लोगों की लिखी हुई बातें नहीं हैं, क्योंकि उस समय लिखने की व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए हमें उनके मन तक पहुंचने के लिए संकेत पकड़ने पड़ते हैं, चित्र, औजार, रहने की जगहों के निशान, दफनाने की परंपराएं और उनके जीवन के पैटर्न। कई जगहों पर पुरातत्व में दफनाने के संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि इंसान मृत्यु को सिर्फ खत्म मानकर नहीं छोड़ देता, वह कुछ सोचता है कि शरीर के बाद क्या। यह सोच ही मानव सभ्यता का सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि जानवर सिर्फ जीते हैं, इंसान जीने का अर्थ भी खोजता है। अब एक और बड़ा मोड़ आता है, जलवायु। 10,000 साल पहले धरती गर्म हो रही थी, और यह गर्माहट सिर्फ तापमान नहीं बदलती, यह पानी, खेती, जंगल सब बदल देती है। हिमयुग के बाद बहुत जगहों पर पानी बढ़ा, कहीं बारिश बढ़ी, कहीं सूखापन आया। इसका असर सीधे इंसान पर पड़ता है। अगर किसी इलाके में पानी कम हुआ तो इंसान वहां ज्यादा देर नहीं टिकेगा, वह नदी की तरफ जाएगा, झीलों की तरफ जाएगा या नए शिकार क्षेत्र ढूंढेगा। यही कारण है कि इंसान की कहानी हमेशा हिलने डुलने की कहानी भी है। हमारे पूर्वज स्थिर नहीं थे, वे परिस्थितियों के अनुसार अपना रास्ता बनाते थे। यहीं से हमें एक रहस्य के पास जाना पड़ता है।
क्या उस समय हमारी नदियां आज से अलग थीं? और खास तौर पर क्या सरस्वती जैसी कोई बड़ी नदी उस समय बह रही थी? इस विषय पर कई शोध और बहस हैं। उपग्रह चित्रों और भूगर्भीय संकेतों के आधार पर कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि राजस्थान हरियाणा के इलाकों में कभी बड़ी नदी प्रणालियां रही होंगी, जिनके निशान आज सूखे नदी पट के रूप में दिखते हैं। घग्गर हकरा प्रणाली को लेकर भी चर्चा होती है। हम यहाँ किसी पौराणिक कहानी को प्रमाण की तरह नहीं रख रहे, बल्कि यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति की पुरानी रेखाएं क्या कहती हैं। अगर कोई बड़ी नदी थी तो उसके आसपास जीवन के केंद्र बनना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि पानी के आसपास ही इंसान टिकता है। और अगर बाद में वह नदी कमजोर हुई, रास्ता बदला या सूख गई, तो उसके साथ साथ इंसानों का जीवन भी बदल गया होगा। यही जगह इतिहास को रहस्य बनाती है, जब प्रकृति का बदलाव इंसान की दिशा बदल देता है। अब तक हमने दुनिया की तस्वीर बनाई, इंसान की मौजूदगी समझी और आस्था व जलवायु की बात की। अब हम उस हिस्से में आते हैं जो सभ्यता की तरफ पहला कदम है, खेती। 10,000 साल पहले ज्यादातर लोग अभी भी शिकार और संग्रह पर निर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे दुनिया बदल रही थी और इंसान के भीतर एक विचार आकार ले रहा था। अगर बीज गिरकर पौधा बन सकता है तो हम खुद भी बीज बो सकते हैं। यही विचार आने वाले हजारों साल का खेल बदल देता है। खेती का मतलब सिर्फ खाना नहीं, खेती का मतलब है स्थिरता, और स्थिरता का मतलब है घर, गांव, नियम, बंटवारा और आगे चलकर समाज की जटिलता। मेहरगढ़ जैसे स्थल जो आज के पाकिस्तान क्षेत्र में आते हैं, हमें यह संकेत देते हैं कि लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास खेती और पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। यह वही दौर है जहां शिकारी जीवन शैली धीरे धीरे बदलने लगी। इंसान ने जानवर पालने शुरू किए, अनाज की पहचान की और मौसम के साथ अपने जीवन को जोड़ना शुरू किया। यह बदलाव बहुत धीरे हुआ होगा, कई पीढ़ियों में, लेकिन जब यह बदलाव जम गया तो इंसान की दुनिया में भविष्य आ गया, क्योंकि अब वह सिर्फ आज के भोजन के लिए नहीं जी रहा था, वह अगली फसल के लिए सोच रहा था। यही सोच सभ्यता का बीज है। अब यह समझना जरूरी है कि 10,000 साल पहले का इंसान कोई कमतर इंसान नहीं था। वह हमारी तरह ही डरता था, खुश होता था, अपने बच्चों के लिए सोचता था, अपने साथी के लिए चिंता करता था। फर्क सिर्फ परिस्थितियों का था। आज हम सुरक्षा को दरवाजे और पुलिस से जोड़ते हैं, तब सुरक्षा को आग, समूह और सतर्कता से जोड़ते थे। आज हम ज्ञान को किताब से जोड़ते हैं, तब ज्ञान को अनुभव से जोड़ते थे। और यही कारण है कि उनके जीवन का हर दिन एक परीक्षा जैसा था, और हर परीक्षा के साथ वे और सक्षम बनते गए। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है, भाषा। 10,000 साल पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? इसका सीधा जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि भाषा के लिखित प्रमाण नहीं है। लेकिन यह मानना स्वाभाविक है कि भाषा मौजूद थी, क्योंकि बिना भाषा के समूह में शिकार करना, बच्चों को सिखाना, खतरे की सूचना देना या साधारण योजना बनाना बेहद मुश्किल है। हो सकता है वह भाषा आज की किसी भाषा जैसी ना हो सकता है वह कई छोटे समूहों की अलग अलग बोलियों का मिश्रण हो, लेकिन भाषा का शुरुआती रूप जरूर रहा होगा। यह सोचने वाली बात है कि हजारों साल पहले बोली गई बातें हवा में खो गईं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं बचा। और इसी बात में एक अलग तरह का रहस्य है। इंसान का बहुत बड़ा हिस्सा अनलिखा इतिहास है। अब एक बार फिर उस दृश्य पर लौटते हैं, रात, आग, तारे। यह वो जगह है जहां कहानी की धड़कन बदलती है, क्योंकि यहां इंसान सिर्फ जीवित नहीं रहता, वह सोचता है, और सोचते सोचते वह अपनी दुनिया को अर्थ देता है। शायद यहीं से पहली कहानियां बनी, पहली चेतावनियां बनी, पहला ज्ञान बना जो पिता ने बेटे को दिया, माँ ने बेटी को दिया, और यही ज्ञान आगे चलकर खेती, बस्तियों और सभ्यताओं में बदलता गया। अब आखिर में हम उस सवाल पर आते हैं जिसकी तरफ हम शुरू से बढ़ रहे थे, क्या हम उन्हीं के वंशज हैं? इसका जवाब एकदम सफेद काला नहीं है, क्योंकि मानव इतिहास परतों में बना है। इस भूमि पर बहुत पुरानी इंसानी मौजूदगी रही है। बाद में अलग अलग समय पर कई समूह आए, यहाँ के लोगों से मिले, नए मिश्रण बने, नई संस्कृतियां बनी।
लेकिन एक बात मजबूत है, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। हम किसी एक तारीख पर शुरू नहीं हुए, हम हजारों साल की यात्रा का नतीजा है। और यह यात्रा 10,000 साल पहले भी चल रही थी, जब कोई राजा नहीं था पर इंसान था, जब कोई किताब नहीं थी पर ज्ञान था, जब कोई शहर नहीं था पर जीवन था। यही वजह है कि 10,000 साल पहले की कहानी सिर्फ पुरानी कहानी नहीं है, यह हमारी पहचान की शुरुआत की कहानी है। यह हमें यह दिखाती है कि सभ्यता अचानक नहीं बनती। सभ्यता बनती है धीरे धीरे, चुनौतियों से, बदलाव से और इंसान की जिद से। जिस इंसान ने जंगलों में रास्ता बनाया, जिसने आग संभाली, जिसने पानी ढूंढा, जिसने मौसम को पढ़ा, उसी इंसान की यात्रा आगे चलकर गांवों, शहरों और सभ्यताओं तक पहुंची। और आज हम उसी यात्रा के आधुनिक पड़ाव पर खड़े हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन में यह सवाल और बड़ा कर दिया हो कि इसके बाद क्या हुआ, खेती कैसे बढ़ी, गांव कैसे बने, पहली बड़ी सभ्यताएं कैसे उठीं, तो हम आने वाले वीडियो में इस कहानी के अगले हिस्से तक भी जाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक समय की झलक नहीं, एक लंबा सिलसिला है। और उस सिलसिले को समझना कहीं ना कहीं खुद को समझना भी है।